हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है कि इस टाइम यहाँ पे 2G चल रहा है, तो थोड़ी लेक्चर्स के जो शेड्यूल टाइम होता है उसके आगे पीछे ये लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं, क्योंकि टाइम पे ये प्रॉपर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कई बार लेक्चर दोबारा से फेल हो जाता है अपलोड होने में, कई बार और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मैनेज करो। ये 2G है, इस वजह से थोड़ा लेक्चर्स की क्वालिटीज में प्रॉब्लम आ रही है, अपलोडिंग जो टाइम होता है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आप बच्चे इन लेक्चर्स से एंजॉय कर रहे होंगे, आप बच्चों को ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे और आप इनसे खूब सारा कुछ सीख रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर डालें। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 15। तो इससे पीछे के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स मैंने सारे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हुए हैं, तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज वो लेक्चर्स देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल हमारी है 15। तो फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7, 77, 777। तो इस तरह से ये सीक्वेंस है और इसका हमने सम निकालना है कहां तक, अप टू n टर्म्स। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इस सीक्वेंस को देखते हैं तो क्या आप बच्चे देख सकते हो कि इस सीक्वेंस में हमारे पास ये जीपी है। अगर जीपी होता तो ये फर्स्ट टर्म क्या होनी थी, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है, तो जो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 77। दैट मीन्स 77/7 क्या आएगा 11। तो इट मीन्स कॉमन रेशियो क्या आनी चाहिए थी 11। लेकिन जब हम फिर ये लास्ट में आगे आ गया, थर्ड टर्म क्या आ गई 777/777। तो जब इस तरह से आपने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास 11 के बराबर नहीं आया। तो इट मीन्स जो रेशियो आ रही है वो कॉमन नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये क्या है, जीपी नहीं है। लेकिन इसको हम अब इसका सीक्वेंस का सम कैसे निकाल सकते हैं, इसको अगर हम जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन वो कब लगाएंगे, जब हम इसको थोड़ा सा इस क्या बोलते हैं, ये जो सीक्वेंस है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसको जीपी बना लेंगे और फिर हम उसका इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ये सारे 7 के मल्टीपल्स में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा 7 को कॉमन निकालना। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका सम निकाला था, बीच में हमने प्लस लिखा हुआ है और हमने 7 कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे 1 इंटू 7 करेंगे 7 आ जाएगा, 11 इंटू 7 करेंगे 77 आ जाएगा। तो सिमिलरली इस तरह से हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया डियर स्टूडेंट्स। अब ये हमने 7 बाहर निकाला है। अब जब आप बच्चे यहां पे देखोगे तो ये क्या है, ये है 1, क्या है 1। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, ये तो हमारे पास, अगर इसको आप लिखना चाहते तो इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे 10 है तो 10 - 9 करोगे तो क्या आता है 1। अगर ये हमारे पास जो 11 है तो इसमें क्या होता है 10 + 1 हो रहा है, तो 10 + 1 हमारे पास 11। तो तब भी ये क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि ये 10 - 9 हो रहा है। और ये भी अगर 10 माइनस ये 100 - 9 होता तो हम मानते, लेकिन ये क्या है 10 - 9 है, फिर ये 10 + 1 आ रहा है, तो इट मीन्स अभी भी ये सीक्वेंस सही नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम जैसे 9 से मल्टीपल कर 9 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हम 9 से करेंगे तो अगर हमारे पास पहली टर्म क्या आ जाएगी 9, फिर 99, फिर हमारे पास 999 आ जाएगी। तो ये 9 क्या होता है, 10 में से 1 निकाल लेंगे, जो 99 आएगा वो क्या हो जाएगा 100 - 1, और जो जब 999 आएगा तो वो 1000 - 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा 1 1 सेम रहेगा, और ये 100 के पावर्स में आ जाएगा, ये 10 की पावर 1 10 की पावर्स में आ जाएगा, सॉरी 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने 9 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि जब भी हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, अगर 9 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 9 से हम डिवाइड भी करेंगे, ताकि ये 9 कैंसिल हो जाए, इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो डिफरेंस हमने 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में हमने इसको 9 से डिवाइड कर दिया। अब मैंने आप बच्चों को ये समझा दिया कि 9 किसके बराबर होता है 10 - 1, 99 किसके बराबर होता है 10 स्क्वायर मतलब 100 - 1, और 99 क्या होता है 1000 - 1। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएंगे n टर्म्स तक। तो स्टूडेंट्स, अब ये 7/9 है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, ये क्या होगी 10 का स्क्वायर हो जाएगी, 10 का क्यूब हो जाएगी, 10 की पावर 4 हो जाएगी, ये कहां तक हो जाएगा अप टू n टर्म्स। उसके साथ में ये क्या है -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, और ये कितनी दूर तक होगा n टर्म्स तक। इसका मतलब देखो, जब ये होता है 1 + 1 + 1, तो अगर ये 3 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 1, तभी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये कहां तक है, ये 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये कहां तक है n टर्म्स तक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 की जगह पे n लिखेंगे और n के साथ 1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 की जगह पे क्या है -1 है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम -1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा n × -1।
तो डियर स्टूडेंट्स अब n इंटू माइनस वन करेंगे तो ये हमारे पास माइनस n हो जाएगा। अब जब आप इस टर्म को देखते हो तो ये जो सीक्वेंस है, तो क्या ये सीक्वेंस जो हमारे पास है, तो ये है 10, ये है 10 का स्क्वायर है, ये 10 का क्यूब है, तो क्या हम इसको जीपी बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, 10 आ रही है। अब जब इसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर को 10 से डिवाइड करोगे तो मतलब 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10, 1000 को 100 से डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा 10, ये 10,000 को 1000 से डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा 10। इट मीन्स कॉमन रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है। जब हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो क्या आ रही है, सेम। तो इस तरह से हमने ये चेक कर लिया, ये क्या है, जीपी है। अब हम इस जीपी में फार्मूला लगा सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a इंटू ए की पावर n माइनस a इंटू आर की पावर n माइनस वन और सिमिलरली डिवाइडेड बाई r माइनस वन। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये a लिखा है, a यहाँ पे 10 था और r हमारे पास क्या होगा, जब हम 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। इट मीन्स कॉमन रेशियो क्या रही है 10, और 10 की पावर हमारे पास क्या है n, क्योंकि अप टू n टर्म्स है और हमने n ही लिख लिया, माइनस वन होता है इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड में r माइनस वन, तो r यहाँ पे 10 है, 10 माइनस वन। तो ये आप बच्चों को फार्मूला तो आता होगा, ये फार्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूँ, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये फार्मूला होता है हमारा SN का। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह से 7/9 और यही हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 ये लिखा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स इस सीक्वेंस की। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन एग्जांपल 15 हमने निकाल दी। अब हम करेंगे एग्जांपल 16। होप करता हूं डियर स्टूडेंट्स प्लीज बी कोऑपरेटिव, ये आप बच्चों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ी सी वीडियो वापस पीछे करके दोबारा से आप उसको देख सकते हो, या फिर जब पूरा लेक्चर देख लेते हो दोबारा से आप उसको रिप्ले करके भी देख सकते हो। ये लेक्चर कभी भी डिलीट नहीं होंगे, ये यूट्यूब पे रहेंगे। तो आप बच्चे जब मर्जी, जब जो भी टाइम लगे, जहां भी टाइम लगे, आप इन लेक्चर्स को ओपन करके बस आपने जहां भी गूगल में, क्रोम में, कहीं पे भी आप मेरा नाम सर्च करोगे, प्रिसेप्टर रोहित चैनल का नाम, तो आप बच्चों को ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल 16 क्या है, अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रोसीडिंग हिज ओन। कि देखो एक पर्सन है, उसके क्या है 2 पेरेंट्स है। अब 2 पेरेंट्स के और क्या है 4 ग्रैंड पेरेंट्स है। देखो 2 पेरेंट्स है मतलब 2 उसके मम्मी पापा हो गए और साथ में क्या हो गए ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादी दादा, वो जब सारे लगाए तो वो कितने हो गए 4 हो गए। फिर जब परदादे उनमें बारी आई, मतलब और पीढ़ियों में दादी के दादा वगैरह, तो वो क्या आ गए हमारे पास 8 आ गए। उसके और पीछे हमारे जो एंसेस्टर्स होंगे, मतलब जो जहां से हमारी पीढ़ी चलती आ रही है, तो वो कहां तक बोला इन्होंने 10 तक, और 10 जनरेशन तक हमने देखना है मतलब उसको लगा के वो कहां तक होना चाहिए 10 तक। तो इट मीन्स जो पहला जो इस टाइम पे प्रेजेंट है वो कितने हैं, एक पर्सन के कितने पेरेंट्स है 2 पेरेंट्स है। 2 पेरेंट्स के बाद वो क्या है 4 पेरेंट्स, 4 के बाद कितने हैं 8, फिर सिमिलरली वो क्या हो जाएंगे 16। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो हमें निकालना है कि टोटल नंबर्स ऑफ एंसेस्टर के, उसके सारे एंसेस्टर्स कितने होंगे कहां तक 10 जनरेशन तक। तो इसका मतलब एन क्या हो जाएगा 10, एन क्या हो जाएगा सॉरी एन हो जाएगा 10, और यहां से ए हम देखेंगे वो क्या है 2, और जो आर निकालेंगे तो आर क्या होता है 8/4 करेंगे तब भी 2 आएगा, जब 4/2 करेंगे तब भी क्या आएगा 2 आएगा। मतलब हम क्या करते हैं सेकंड टर्म मतलब A2/A1 निकालते हैं आर के लिए। तो A2 हमारे पास 4 है, A1 हमारे पास 2 है, 4/2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हमने इस तरह से कॉमन रेशियो भी निकाल दी, हमने ए भी निकाल दिया, कॉमन रेशियो भी निकाल दी डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं 10 टर्म तक SN मतलब हमें टोटल निकालना है, तो वो क्या निकालेंगे सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स हमारी कहां तक है, n हमारे पास 10 तक होगा और हमारे पास a की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है। तो इस तरह से हम फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यही हमने लिखा है, a की वैल्यू 2 थी, r की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 10 है। तो हमने सम कहां तक निकालना है अप टू 10 जनरेशन। तो इसका मतलब SN लगाना पड़ेगा, n क्या है 10 है। तो n की वैल्यू 10 लिखेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में, यहां पे भी r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू 2 थी, r की वैल्यू 2 थी, 2 की पावर 10 माइनस 1/2 माइनस 1, तो साथ में r की हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। तो डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 1, और ये 2 वैसा ही रहेगा, और 2 में से 1 निकालते हैं तो 1 आ जाता है, और किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1। अब हम 2 से क्या कर देंगे, ये देखो 2 की पावर 10 क्या होती है, या तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अंदर, या फिर डायरेक्टली पहले निकाल दो। 2 की पावर 10 क्या होती है 1024, ये आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना होगा 2 4 5 बार, फिर इसी तरह से कहां तक करना है 10 बार करना है। ये हो गया हमारे पास 5 ये हो गए 5 ये हो गए। तो जब इनको करोगे तो ये आपके पास 32 आएगा, इनको करोगे तो ये क्या आएगा
32 आएगा, 32 इंटू 32 करोगे तो 1024 आएगा, और 1024 में से -1 करोगे तो 1023 आएगा। तो जब 1023 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 2046। तो इसका मतलब उसकी 10 जनरेशनों तक उसके जो एंसेस्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 2046 एंसेस्टर्स होंगे उसके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो इसमें क्या है, ज्योमेट्रिक मीन में इसको हम GM से डिनोट कर सकते हैं, जैसे हम अर्थमेटिक मीन को AM से करते हैं। तो वैसे ही फॉर एनी टू नंबर्स, अगर देखो ज्योमेट्रिक मीन मैंने आप बच्चों को बताया था वो होता था A + B/2, लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन होगा अगर टू नंबर्स A और B का, तो वो क्या होगा, √AB। तो ये आप बच्चों ने फॉर्मूला याद रखना है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में अर्थमेटिक मीन क्या होता था, AM होता था हमारे पास A + B/2, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, √AB। अब डिफरेंट जैसे हमने 2 और 8 का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 8 2 16, 16 का क्या हो जाएगा, √, क्योंकि A × B होता है, तो मतलब 8 × 2 16, 16 का √, तो वो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो डिफरेंट अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, ये इसी ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हमने इंसर्ट करते थे ऐसे नंबर्स, ताकि वो क्या बन जाते हैं, एक AP बन जाती। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही दो नंबर्स लेंगे A और B, और उनके बीच में हम अपनी मर्जी से जितने भी नंबर डालना चाहें डाल सकते हैं, और उनका वो नंबर क्या होंगे हम वो फाइंड करेंगे, और वो नंबर क्या बनाने चाहिए, सारे GP बनाने चाहिए। जैसे हमने AP वाले केस में AP बनती थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, GP बनाएंगे। तो हमने डियर स्टूडेंट्स सपोज कर लिया दो नंबर है A और B, और A और B के बीच में हमने n नंबर्स डालने, कितने n नंबर्स डालने हैं, G1 G2 so on to Gn। वहां पे हम A1 A2 AN लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, G से लिखा है ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनानी है तो हम G से मान लेते हैं। तो G1 G2 so on to Gn हमने n नंबर्स ले लिए A और B के बीच में, सच दैट कि ये जो बननी है हमारे पास सीक्वेंस A G1 G2 so on to Gn कामा B, तो मतलब ये सारे जो टर्म्स होंगे जो इसके सीक्वेंस के, तो ये क्या बनाने चाहिए, GP बनाने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे जब आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, ये देखो 1 2 3 4 सो ऑन टू ये तक कहां तक होगी, n तक। n के साथ एक टर्म ये भी है और एक टर्म ये भी है, तो कितनी टर्म्स होगी, n+2, क्योंकि n के साथ और कितनी होगी, 1 और 2, तो n के साथ कितनी ऐड होगी, 2 ऐड होगी, तो इसका मतलब n+2। अब डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म कौन सी है हमारे पास, लास्ट टर्म हमारे पास B है, और B लास्ट टर्म का आप बच्चों को फार्मूला मैंने बताया, जैसे जनरल टर्म का फार्मूला होता है वो क्या होता है, AR⁻n-1, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या है, n+2, तो n+2 लिखेंगे -1। तो डियर स्टूडेंट्स, n+2 -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, n+1, क्योंकि 2 में से 1 निकालेंगे 1, तो जो B होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, AR⁻n+1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम क्या करेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास ये बना है B = AR⁻n+1, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये A यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वही हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है B/A, तो B/A। अब डिस्टेंस ये है हमारे पास पावर n+1, तो जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है तो पावर क्या हो जाती है, उल्टी होती है, क्योंकि जैसे हम देखो आप बच्चों को पता होगा, जैसे 2 का स्क्वायर हो और यहाँ पे x हो, तो सॉरी 2 का स्क्वायर हो और यहाँ पे x हो, तो ये स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, 2 √x होता है। तो रूट का क्या मतलब होता है, x की पावर 1/2, मतलब ये जो 2 था वो कहां चला गया, 1/2 में। अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या होता, 1/3। तो सिमिलरली यहाँ पे पावर क्या थी, n+1, तो जब ये दूसरी साइड गई तो क्या हो गई, 1/n+1। तो ये बच्चों को होप करता हूं कि समझ आ गया होगा आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो r की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, और जो g होगा क्या होगा, G1, ये है हमारे पास G1। तो G1 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जनरल होती है हमारे पास A, फिर होती है AR² AR3, तो पहली टर्म ये होती है, दूसरी टर्म ये होती है, तीसरी ये होती है, चौथी ये होती है। तो ये G1 है जो, ये कौन सी टर्म है, ये पहली है, ये दूसरी है, तो G1 क्या होगा, AR, फिर G2 क्या होगा, AR², G3 क्या होगा, AR⁴, AR⁵। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, G1 फाइंड करेंगे, तो वो होगा हमारे पास AR। तो AR हमारा क्या हो जाएगा, A × R की वैल्यू लिख लेंगे। सिमिलरली G2 निकाल सकते हैं, AR², यहाँ पे R का स्क्वायर लगा देंगे, R का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आप बच्चों को ये पता होगा, x की पावर 2 की पावर n करें तो वो क्या होता है, x की पावर 2n होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या था, ये B/A है, और यहाँ पे R की वैल्यू है B/A की पावर 1/n, तो इसको हम लिखेंगे B/A की पावर 1/n+1, और इसकी पावर क्या हो रही है यहाँ पे, स्क्वायर, तो इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे, पावर्स मल्टीप्लाई, 2 × 1 करेंगे तो 2, और डिवाइड में क्या है n+1, तो वही हमने लिखा है 2/n+1।
1, तो इस तरह से ए आर स्क्वायर हो गया। फिर हम G3 फाइंड कर सकते हैं, वो ए आर क्यूब होता है, तो अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी 3/n+1, जैसे यहाँ पे 1/n+1 है, 2/n+1 है, 3/n+1, सिमिलरली 4/n+1 हो जाएगा। और जब हम जनरल टर्म निकालेंगे ए आर एन, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास GN, वो हो जाएगी ए आर की पावर एन, मतलब आर की पावर जब हम एन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा B/A की पावर n/n+1। तो इस तरह से ये आप बच्चे याद रखोगे। ये स्टूडेंट्स हमने आप बच्चों को बताया कि इसमें हम कर क्या सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना होता है, लास्ट टर्म लेनी होती है। लास्ट टर्म हमने ली तो हम बस से क्या करेंगे, कॉमन रेशियो निकाल देंगे। जब हम कॉमन रेशियो निकाल देंगे तो फर्स्ट टर्म मतलब ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास होगा। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, G1 निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मूला होता है ए आर, G2 का ए आर स्क्वायर, G3 का ए आर क्यूब, G4 का ए आर 4 और Gn का क्या होता है ए आर की पावर एन। तो इस तरह से हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके एक क्वेश्चन फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल 17 करेंगे और आप बच्चों को ये कंसेप्ट जो मैंने बताया ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 3 नंबर। 3 नंबर इंसर्ट करने हैं तो हम क्या ले लेंगे, G1, G2 और G3। सपोज करो हमने ये 3 नंबर इंसर्ट करने हैं किस किस के बीच में, 1 और 256 के बीच में। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा A और B हमारा क्या हो जाएगा 256। तो ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। और इन दो नंबरों के बीच में हमने क्या करना है, G1, G2 और G3 इंसर्ट करने हैं कि वो क्या बना दें, एक GP बना दें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट टर्म लेते हैं, वो क्या है B हमारे पास क्या है 256 और उसका फॉर्मूला लेते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ए आर की पावर n-1 और आर की पावर n यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बताओ मेरे को, n यहाँ पे 5 होगा, क्यों, क्योंकि देखो 3 टर्म में ये है और चौथी ये है और 5वीं ये है, तो n की वैल्यू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी 5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो हमने ये सीक्वेंस लिखा है A, G1, G2, G3 और B, तो कितनी टर्म्स है ये, अब जब आप इनको काउंट करोगे तो हमारे पास कितनी आएगी 5। तो इसलिए हमने n की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो n = 5। तो अब यहाँ पे हमने n की जगह 5 लिख लिया, ए आर की पावर 5-1, तो 5 में से 1 निकालेंगे तो क्या आता है 4। अब a की वैल्यू आप बच्चों को पता है, वो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 1 हमने लिखी है। अब हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, b क्या थी 256, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब 1 इंटू आर की पावर 4 करेंगे तो वो r की पावर 4 ही रहेगा। r की पावर 4 किसके बराबर है 256, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये r की पावर 4 है और इसको अगर आप देखोगे तो किसकी पावर 4 करेंगे तो 256 आएगा, तो वो हम 4 की पावर 4 करेंगे। क्यों, क्योंकि 4 इंटू 4 करते हैं और इंटू 4 इंटू 4 करते हैं तो क्या होता है 4 4 16 और 4 4 16, 16 इंटू 16 करते हैं तो क्या आता है 256। तो इसका मतलब ये हम किसकी पावर लिखेंगे 4 की पावर। तो डियर स्टूडेंट्स 4 की पावर 4 होगी तो हमारे पास 256 आ जाएगी। लेकिन अब आप बच्चों को पता है ये क्या है, पावर इवन नंबर में है, तो इवन नंबर में डियर स्टूडेंट्स जब भी पावर होती है तो प्लस की पावर भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही आता है, और अगर हम नेगेटिव की करेंगे तब भी हमारे पास क्या आता है पॉजिटिव नंबर आता है। तो ये 256 क्या था पॉजिटिव, इट मीन्स यहाँ पे हम प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे, क्योंकि प्लस का अगर हम 4 टाइम्स उसकी पावर करेंगे प्लस की, जैसे +1 की पावर 4 टाइम्स करते हैं तब भी 1 आता है, और अगर -1 की पावर 4 टाइम्स करते हैं तब भी क्या आता है 1। इट मीन्स हमें जो भी नंबर लेना होगा उसमें क्या लेना होगा प्लस और माइनस दोनों लेने होंगे, तो हमने लिख लिया प्लस और माइनस। आई बात समझ लिया स्टूडेंट्स। तो अब हमने ये देखा ये अगर पावर्स क्या है सेम है इक्वेशन में, तो ये बेसिस इनके क्या होंगे दोनों सेम होंगे, तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी या +4 होगी या फिर -4, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, ये 3 टर्म्स निकालनी है, तो 3 टर्म्स अब हम निकाल सकते हैं, लेकिन r की वैल्यूज क्या है 2 है, तो हम एक बार r की वैल्यू 4 लेंगे, दूसरी बार r की वैल्यू -4 लेंगे। तो जब हमने पहली बार r की वैल्यू +4 ली तो डियर स्टूडेंट्स जो G1 का फॉर्मूला होता है आप बच्चों को मैंने पहले बताया वो क्या होता है ए आर, G2 का होता है ए आर स्क्वायर और G3 ए आर क्यूब होता है, और जो Gn होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने जब G1 देखा तो ए हमारे पास 1 है और r हमारे पास 4 है, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। G2 हम सिमिलरली निकालेंगे वो 16 आएगा, और G3 हम जब निकालेंगे वैल्यूज पुट करके तो वो हमारे पास 64 आएगा। तो इसका मतलब जो 3 टर्म्स हमने इंसर्ट करनी थी वो क्या हो गई 4, 16 और 64। तो ये हमारी 3 टर्म्स हो जाएंगी 1 और 256 के बीच में इंसर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो हो गई अगर हमने r की वैल्यू क्या ली थी +4। अगर हम r की वैल्यू -4 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां पे -4 लिख लेंगे ए आर की जगह पे, ए की जगह पे 1 लिखेंगे और आर की जगह पे -4, तो ये हमारे पास -4 हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करो ये 16 आ जाएगी और इसको सॉल्व करोगे तो -64 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जब हमने वैल्यू क्या ली थी
+4 ली थी तो हम ये 3 वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। अगर हमने नेगेटिव ली होती -4 तो अब हम ये वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ हम ये ऐड करेंगे, यहाँ हम ये ऐड करेंगे, तो 1 और 256 के बीच में तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, जीपी हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास कितने केसेस हो गए, 2 केसेस हो गए, 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। मतलब या तो ये सेट होगा हमारे पास 4, 16, 64, या हमारे पास ये नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स होगा -4, 16 और -64। इनको अगर हम 1 और 256 के बीच में इंसर्ट करेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारा जीपी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो प्लीज लेक्चर बीच में ना छोड़ा करो, एंड तक इसको देखा करो ताकि आप बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं अब रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन हमने अभी पढ़ा, वो होता है किन्हीं 2 नंबर्स का क्या होता है, रूट ऑफ ए बी। और जो अर्थमेटिक मीन है वो आप बच्चों को मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, वो क्या होता है, a + b / 2। ये स्टूडेंट्स, ये हमने a लिखा है a + b / 2 और g हमारे पास क्या है, रूट ए बी, किसका, 2 नंबर्स का a और b का। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये देखो, ये अगर हम a - g करेंगे, सपोज करो हमने इनको रिलेशन कैसे निकाला है, a - g करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a + b / 2 और माइनस क्या हो जाएगा, रूट ए बी। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को माइनस किया ना, a - b, तो वो क्या हो जाएगा, a + b / 2 माइनस √ ऑफ ए बी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा 1, a + b × 1 करेंगे तो a b आ जाएगा, -2 × √ab करेंगे तो 2 √ab आ जाएगा, और डिवाइड में 2 1 जा 2। तो इस तरह से ये हमारा a - g हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास a है, ये b है, -2 √a √b है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास √21 हो तो उसको हम लिख सकते हैं √7 × √3। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, √ab, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, वो आ जाएगा √a √b। होप करता हूँ सब दिखाई दे रहा होगा आप बच्चों को। √2 हमने वैसा लिखा है, √a और √b अलग अलग लिख लिया। अब डिस्टेंस अगर हम इसको माने, सपोज ये a है और ये b है, तो ये हमारे पास, हम इसको भी अगर a बना लें, √a का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप इसको ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, x + y का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है, a² + b² + 2ab, या x² + y² + 2xy। तो अगर हम इसको √a को x माने, √b को y माने, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² + y² - 2xy। तो वो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा x - y का होल स्क्वायर। तो √ हमारे पास 2 है, √a है हमारे पास, और माइनस में क्या हो जाएगा, √b। तो √a - √b का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये तो समझ आ गया होगा कि ये हमने 2 को इस तरह से कैसे लिखा है। क्यों, क्योंकि ये 2 और ये हम रूट कैंसिल करते हैं तो वापिस से a आ जाता है, ये रूट और ये 2 कैंसिल करते हैं तो वापिस से हमारे पास b आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि a - g होगा, वो हमारे पास क्या होता है, √a - √b का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा रिलेशन है किसके बीच में, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में। तो अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन हमारा किसके बराबर होता है, किन्हीं 2 नंबर्स का, √a - √b का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों को ये पता होगा, किसी भी नंबर का अगर आप होल स्क्वायर करते हो, जैसे अगर आप -7 है तो -7 का भी होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। इट मींस जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाली न्यूमरेटर में वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, जैसे हमारे पास 7 है, 7 को 2 से डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा, 3.5। अगर 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा, 0.5। इट मींस ये सारी वैल्यू क्या होंगी, 0 से बड़ी होंगी। तो इसका मतलब जो a - g होगा तो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। कि इसका मतलब वो जहां तो 0 होगा, 0 हो सकता है, अगर a और b दोनों क्या हो, बराबर हो तो ये 0 हो सकता है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं भी होंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब a - g हमारा हमेशा या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वही हमने यहां पे लिखा हुआ है कि a - g क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो अब मेरे को आप बच्चे ये बताओ कि a - b हम जब करते हैं वो बड़ा कब होता है, 0 से, अगर हमारे पास a की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, किससे, b से। तब देखो अगर हमारे पास यहाँ पे 4 हो, 4 - 2 करेंगे तो वो क्या आता है, 2, और वही हमारा 0 से बड़ा होता है। लेकिन अगर हम a की जगह पे 2 लिखें और b की जगह पे 4 लिखें, 2 - 4 करेंगे तो क्या आता है, -2, और वो 0 से क्या होता है, छोटा। इट मीन्स जो a की वैल्यू क्या होगी, हमेशा b से बड़ी होगी अगर ये 0 से बड़ा हो। तो इसका यही हमने लिखा है कि जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इट मींस अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे एग्जांपल हम 18 करेंगे। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमें 2 नंबर्स का वो दिया हुआ है, a और b का, 10 और 8। मतलब 2 नंबर्स हैं, उनका अर्थमेटिक मीन भी दिया है और ज्योमेट्रिक मीन भी दिया है। अर्थमेटिक मीन हमें 10 दिया है और ज्योमेट्रिक मीन हमें क्या दिया है,
8 दिया है, फाइंड द नंबर्स, कि हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, मतलब हमें ए और बी फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें एम दिया है 10, तो एम की वैल्यू क्या होती है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली दूसरा जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या है, हमें 8 दिया है, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए बी, और वो हमें 8 के बराबर दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप इसको देखोगे तो ये क्या है, ए बी की पावर 1/2, वो किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो ये 1/2 जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 64, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 64। और यहां से जब आपने ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ए प्लस बी, ये 2 और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन हमने कैसे निकाली है, ये ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो क्या आ जाएगा बी हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 64 अपॉन बी। तो अब हम ये ए की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर हम यहाँ से बी की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे ए की वैल्यू दोबारा से पुट करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये वाली इक्वेशन 2 की वैल्यू हमने इक्वेशन ए में 1 में पुट करी, तो ए की वैल्यू थी वो क्या थी 64 अपॉन बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल टू 20, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 64 अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल टू 20। अब जब हमने इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो 64 इंटू 1 करेंगे तो 64, बी इंटू बी करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू 1 करेंगे तो बी इज इक्वल टू 20। अब इसकी और इसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 64 प्लस बी स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो जाएगा 20 बी के। तो डियर स्टूडेंट्स ये बी स्क्वायर था और ये हमारे पास 20 बी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो -20 बी हो गया, और साथ में यहाँ पे क्या है 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं -20 को ब्रेक करते हैं ऐसे दो नंबर्स में जिनको हम प्लस मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 1 इंटू 64, मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 64 आना चाहिए और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -20। तो वो हमारे पास कौन से दो नंबर होंगे -16 इंटू -4। देखो 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 भी मिल जाएगा, और -16 -4 करेंगे तो -20 भी मिल जाएगा। तो हमने वही लिखा है -16b -4b प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे जब आप इस पेयर में देखोगे तो यहाँ पे b कॉमन निकल सकता है, तो हमने b कॉमन निकाला तो हमारे पास बचेगा b -16, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या है 4 है, तो हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे b बचेगा प्लस यहाँ से 4 कॉमन निकाल दिए तो पीछे क्या बचेगा 16 4 जा 64, तो यहाँ पे इसलिए क्या बच गया 16 बच गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे b -16 है, यहाँ पे भी b -16 है, तो b -16 हमने कॉमन निकाला तो पीछे क्या बचा b -4। तो ये हमारे पास पेयर क्या बन गया b -4 इंटू b -16 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो b -4 0 के बराबर होगा या b -16 हमारे पास किसके बराबर होगा 0 के बराबर। जब हम b -4 को 0 के बराबर लिखोगे तो b हमारा 4 आ जाएगा, अगर हमने b -16 को 0 के बराबर लिखा तो b हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब b की वैल्यू या 4 होगी या फिर 16 होगी। जब हम b की वैल्यू 4 लेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी a इज इक्वल टू 64 अपॉन b, तो b हमारे पास अगर 4 होगा तो 64 अपॉन 4 हमारा 16 हो जाएगा। इट मींस अगर b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू क्या आएगी 16 आएगी। अगर b की वैल्यू 16 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 अपॉन 16, वो क्या आएगा 4। तो इट मींस अगर b की वैल्यू 16 है तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4। तो यही हमारे नंबर होंगे, a की वैल्यू 4 होगी तो b की वैल्यू 16 होगी, या a की वैल्यू 16 होगी तो b की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस तरह से हमने ये वाली सारी एग्जांपल्स क्लियर कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे 9.3 के सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आपको ये लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो अगर ये समझ आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो, आप मुझे अपनी फीडबैक दो। जिन बच्चों को जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, प्लीज सब्सक्राइब करोगे तो आप बच्चों को जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो आप बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आपको यूट्यूब पे कोई भी बढ़िया चैनल नहीं मिलेगा इस तरह से जिस चैनल पे आप बच्चों को ये सारे के सारे कंसेप्ट, सारी एग्जांपल, सारे पॉइंट्स जो एनसीईआरटी का लेटेस्ट सिलेबस है 9th क्लास का, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, तो ये सारे के सारे जो बुक्स होंगी, जो एनसीईआरटी के रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा वो सारा का सारा सॉल्व आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।